नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स के दो पार्ट थे, एक फ्लूइड स्टैटिक्स था और एक फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। स्टैटिक्स हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हमको डायनेमिक्स वाला पार्ट कवर करना है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल दो हथियार होते हैं। पहला हथियार होता है मास कंजर्वेशन एंड दूसरा हथियार होता है एनर्जी कंजर्वेशन। इन दो चीजों की हेल्प से हम सारी चीजें टैकल कर सकते हैं। किसमें? फ्लूइड डायनेमिक्स में। तो सिंपल सिंपल सी दो चीजें हमको यहां पर समझनी है। दोनों ही देखा जाए तो एक तरीके से कॉमन सेंस है। पहला वाला मास कंजर्वेशन एंड दूसरा वाला एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन फ्लूइड डायनेमिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, इस चैप्टर में जो मास कंजर्वेशन होता है उसी को एक नया नाम दिया जाता है। यहां पर मास कंजर्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड एनर्जी कंजर्वेशन को बोला जाता है यहां पर बर्नौलीज थ्योरम। तो बेसिकली हमको यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें समझनी है। एक होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि मास कंजर्वेशन, और दूसरा होता है एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कि बर्नौलीज थ्योरम। सिंपल सिंपल सी दो बातें। तो हेडिंग लिखेंगे आप सबसे पहले फ्लूइड डायनेमिक्स। हेडिंग लिखेंगे आप फ्लूइड डायनेमिक्स। उसके नीचे फर्स्ट साइड हेडिंग आएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसके नीचे फर्स्ट साइड हेडिंग आ जाएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और वहीं ब्रैकेट में आप लिखेंगे हेडिंग के बाजू में ऐसा लिखा होगा आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहीं ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या? मास कंजर्वेशन। कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट मास कंजर्वेशन, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मास कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो समझते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है। देखो, ऐसे मान लेते हैं कि कोई पाइप था, कोई पाइप है जिसका वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहां पर एरिया कुछ और होता है, वहां पर एरिया कुछ और होता है। मान लेते हैं यहां वाला एरिया A1 है एंड यहां वाला एरिया जो है वो A2 है। मान लेता हूं यहां पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V1 है, और यहां आते आते जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V2 हो जाती है। ऐसा कुछ मैंने मान लिया। अब मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं A1 V1 A2 V2 के बीच में। ये जो चार चीजें लिखी हुई है ना, इनके बीच में मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो उस रिलेशन को बनाने के लिए मैंने यूज किया मास कंजर्वेशन। मैंने सिंपल कॉमन सेंस लगाया। मैंने सोचा भाई इस पाइप के अंदर एक सेकेंड में जितना लीटर पानी एंटर करेगा उतना ही लीटर पानी एग्जिट भी तो करेगा, है ना। सीधी सी बात है। एक सेकंड में यहां से जितना पानी आएगा वहां से उतना पानी जाएगा। सिंपल सी बात है ना। एक सेकंड बोलूं चाहे एक घंटा बोलूं चाहे एक मिनट बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक मिनट में भी जितना पानी आया होगा उतना पानी वहां से निकल गया होगा। तो सिंपल सी बात हम यहां पर लिखने वाले हैं कि मास एंटर्ड इक्वल टू मास एग्जिट। जितना मास आया उतना मास चला गया होगा। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ LHS पे फोकस करो। LHS पे फोकस करो। LHS बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। LHS अगर आपने समझ लिया, RHS अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितना मास एंटर किया। ठीक, तो देखो जरा आप ये इमेजिन करो कि dt टाइम में ये पार्टिकल कितना ट्रैवल करेगा। तो आंसर इज v1 dt, है ना। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सिंपल वही किया मैंने। तो dt टाइम में ये पार्टिकल यहां से मूव करके यहां चला जाता। अब ऐसा एक पार्टिकल तो होता नहीं, ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं। ये सब v1 dt ट्रैवल करके आगे पहुंच जाते, सब v1 dt ट्रैवल करके आगे पहुंच जाते, कुछ ऐसा होता।
तो आप जरा ये देखो कि ये सारी, ये जो पूरी की पूरी लेयर थी ना पार्टिकल्स की, ये जो पार्टिकल्स की पूरी लेयर थी, ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो गई, यहां से यहां चली गई। कितने टाइम में? dt टाइम में। तो आप बोल सकते हो dt टाइम में कितना वॉल्यूम एंटर किया? इतना, ये इतना वॉल्यूम ही तो एंटर किया ना। पहले ये पानी यहां था, अभी शिफ्ट होके यहां चला गया, तो हम बोल सकते हैं कि dt टाइम में इतना वॉल्यूम एंटर हुआ है। ठीक है, इतना वॉल्यूम एंटर हुआ है। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम एंटर्ड। इतना वॉल्यूम एंटर हुआ है। यहां मुझे क्या लिखना था? सॉरी, मास लिखना था, तो यहां पर मैं लिखूंगा डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं मैं? रो से, तो लिखूंगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम लिख रहा हूं, वॉल्यूम मतलब यही वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम एंटर्ड। तो ये जो वॉल्यूम है कितना होगा? ये वॉल्यूम हो जाएगा एरिया, ये वाला एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। तो इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं A1 V1 dt। तो ये हमने LHS समझ लिया। अब देखो, अगर LHS में ये फॉर्मूला बना है तो ऑब्वियसली RHS में क्या फॉर्मूला बनेगा? देख सकते हो, RHS में बन जाएगा रो A2 V2 dt। सिंपल। तो यहां से जो रिलेशन हम चाहते थे वो हमको मिल गया। क्या? A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता होगा। सिंपल। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेसिकली जब भी हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या मास कंजर्वेशन यूज करना हो, तो हम डायरेक्टली इसी को यूज करते हैं, है ना। अब बार बार हम इतनी सारी मेहनत नहीं करते, एक बार हमने फॉर्मूला बना के रख लिया, अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाले, उसमें हम यही यूज करेंगे। तो वीडियो पॉज करें, पूरा डेरिवेशन नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हथियार है, उस हथियार का नाम क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं? बर्नौलीज थ्योरम। तो लिखेंगे हेडिंग बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहले इसमें ये समझा दें कि कुछ नया नहीं है इसको, कि ये बेसिकली क्या है? ये एनर्जी कंजर्वेशन है और कुछ थोड़ी है। बर्नौलीज थ्योरम कोई नई बात नहीं है, वो सिंपली क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन होता है। लेकिन यहां पर कहानी में होता है थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो नॉर्मली जो आप मैकेनिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन किया करते थे, तो वो आप मास के लिए किया करते थे। कहने का मतलब, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती थी तो आप हाफ mv² लिखते थे, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती थी तो आप mgh लिखते थे, है ना। ऐसा कुछ होता था। पहले जो आप एनर्जी कंजर्व किया करते थे वो एक मास के लिए आप एनर्जी कंजर्व किया करते थे। लेकिन यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पर हम चीजों को मास के लिए सॉल्व नहीं करते हैं, वॉल्यूम के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो, पहली बात तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के बताएं। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है? बर्नौलीज थ्योरम सिंपल सी बात कहता है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। अब टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आ जाएंगी? टोटल एनर्जी में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, देन आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको लगता होगा सर बस हो गया, दो ही तो एनर्जी होती हैं, लेकिन कहानी में यहां पर भी ट्विस्ट है। यहां पर एक और टाइप की एनर्जी पाई जाती है फ्लूइड में, जिसको बोला जाता है प्रेशर एनर्जी। फ्लूइड के अंदर प्रेशर होता है ना, तो उस प्रेशर की वजह से भी फ्लूइड के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। इसके बारे में टेंशन मत लो, दिमाग में लोड मत लो, हाँ बहुत आसान चीज है, अभी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो जिस इंसान ने फ्लूइड इसके पहले कभी नहीं पढ़ा, उससे हम कहें टोटल एनर्जी भाई कांस्टेंट कर दो, तो वो तो कुछ ऐसे ही करेगा, काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, देन प्रेशर एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट लिखता।
फिर जब वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखता तो हाफ mv² लगाता, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखता तो mgh लगाता, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमको पता ही नहीं है ना, तो उसकी बात हम कर नहीं रहे, और टोटल इक्वल टू क्या बोल देता वो कांस्टेंट, तो कुछ ऐसे लगा था। लेकिन बर्नौली ने क्या कहा, बर्नौली ने कहा कि अगर आप चीजों को और आसान करना चाहते हैं, अगर आप इसका और सिंप्लीफाइड वर्जन देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन मत लगाओ, आप एनर्जी कंजर्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम लगाओ। ठीक है, तो ये जो लिखा है ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बर्नौली ने कहा कि आप इसको ऐसे लगा के देखो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू एक नया कांस्टेंट। भाई क्या ही फर्क पड़ेगा, टोटल कांस्टेंट था, इन तीनों का सम कांस्टेंट था। अब अगर मैं LHS और RHS में दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो भी तो चीजें कांस्टेंट ही रहेंगी ना। तो ऐसा किया। अब इसका फायदा क्या होता है, देखो इसका फायदा ये होता है, मन में थोड़ा सॉल्व करके लिखना। हाँ चलो मैं लिख ही देता हूं, एक लिख देता हूं, बाकी डायरेक्ट लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो मैं लिखता हाफ mv² बाय वॉल्यूम, ये लिखता। अब देखो ये जो मास है और ये जो वॉल्यूम है, ये मास अपॉन वॉल्यूम मिलकर के क्या बना लेंगे, डेंसिटी। ये मास अपॉन वॉल्यूम मिलकर के क्या बना लेंगे, डेंसिटी। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म हो जाएगा हाफ ρv²। ठीक वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म हो जाएगा ρgh, एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसके बारे में अभी तक मैंने कोई फॉर्मूले की बात नहीं की, ये एक्चुअली में प्रेशर के ही इक्वल आ जाता है। तो ये होता है बर्नौलीज थ्योरम, इसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। कहने का मतलब बर्नौलीज थ्योरम कोई नई बात नहीं है, बर्नौलीज थ्योरम जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम। बर्नौलीज थ्योरम इज एनर्जी कंजर्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो पर यूनिट वॉल्यूम किया है, तब जाकर के फॉर्मूला बना है। तो जरा आप वीडियो पॉज करें और ये पूरा नोट करें, उसके बाद मैं आपको ये सिखाता हूं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से यहां आप कैसे आए ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इतना लिखो, फिर सिखाते हैं। तो मान के चलते लिख लिया होगा। अब ये सिखाया जा रहा है ये कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको अप्लाई किया जाता है कुछ ऐसी सिचुएशंस में, इसको अप्लाई किया जाता है कुछ ऐसी सिचुएशंस में। देखो ऐसा कोई पाइप है, यहां पर पाइप में पानी की वेलोसिटी v1 थी, यहां पर वेलोसिटी v2 थी। पाइप का जो सेंटर है यहां पर h1 हाइट पे है, और यहां पर जो पाइप का सेंटर है वो h2 हाइट पे है। यह हाइट कहां से मेजर कर रहा हूं मैं, ग्राउंड से। और क्या, यहाँ का प्रेशर जो है पाइप में P1 है, और यहाँ का प्रेशर पाइप में P2 है। तो ये जो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इसमें बर्नौली यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अगर कोई चीज कांस्टेंट है, कोई चीज कांस्टेंट है, तो उसको यूज कैसे करेंगे, सिंपल, जो पहले था वो बाद में होगा। जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन था ना, मोमेंटम कंजर्व था, मोमेंटम कांस्टेंट था, मतलब जो इनिशियल था वही फाइनल था। वैसे ही इन तीनों का सम कांस्टेंट है, मतलब जो सम यहां पर आएगा वही सम यहां पर आएगा। तो इसको ऐसे यूज करेंगे। यहां का लिख रहा हूं, देखो इस जगह का। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, देखो P1 प्लस, ये क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने प्रेशर एनर्जी वाला टर्म लिख दिया, P वाला टर्म। जो लिखते जाऊंगा उस पर टिक मार दूंगा। इस जगह पर लिख दिया मैंने P1, ये वाला हो गया।
प्लस इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी जो कि हो जाएगी रो जी H1, ये भी मैंने लिख दिया, प्लस इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी जो कि होगी हाफ रो V1 का स्क्वायर। तो इस पॉइंट की कहानी खत्म। अब जितना यहां पर है उतना ही वहां पे होना चाहिए, तो वहां का भी लिख डालो। वहां का क्या लिखोगे, P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ऐसा होता है। तो बर्नौली को कुछ ऐसे यूज किया जाता है, तो ये भी नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो भी कुछ हमने पढ़ा उस पर जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सिंपल सिंपल से। देखें तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे है एंड दूसरा क्वेश्चन बर्नौलीज थ्योरम पे है। दोनों ही क्वेश्चन इतने आसान है कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर सॉल्व करना हो तो वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो ये कोई पाइप है, इस जगह पर वेलोसिटी बोली जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछते हैं यहां की वेलोसिटी क्या होगी। बोला जाता है यहां का जो रेडियस है वो 2r है और इस जगह का जो रेडियस है वो r है। दोनों जगह का रेडियस दिया हुआ है। तो देखो जब भी वेलोसिटी पूछी जाए ना तो सीधा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आते हैं अपन। क्या है सॉल्यूशन, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, यही पढ़ा है हमने अभी अभी। a1 मतलब यहां का एरिया जो कि होगा पाई रेडियस का स्क्वायर, v1 मतलब यहां की वेलोसिटी जो कि 10 इक्वल टू a2 मतलब उधर का एरिया, यहां का एरिया जो कि है पाई r स्क्वायर, और v2 मतलब वहां की वेलोसिटी जो कि हमको नहीं पता। तो देखो वहां की वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अब इन लोगों ने वेलोसिटी पहले से दे दिया हमको, बोला वेलोसिटी पहले से ले लो। बोला यहां की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है एंड यहां की वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो पानी है, और बोला जाता है कि अगर यहां का प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर P2 है तो बताना है कि P2 माइनस P1 कितना होगा। ये हमसे पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक। सॉल्यूशन में आते हैं। जब भी प्रेशर डिफरेंस की बात की जाए आपको हमेशा बर्नौली लगाना है, क्योंकि कंटिन्यूटी से तो प्रेशर आ नहीं सकता है ना। कंटिन्यूटी में तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी आती है। जब भी प्रेशर की बात की जाए आप हमेशा बर्नौलीज थ्योरम यूज करोगे। तो इधर और उधर के बीच में बर्नौली में यूज कर रहा हूं। तो देखो लिखा मैंने P1, यहां का P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू उधर का लिख रहा हूं P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ऐसा हो गया। यहां पर मैंने देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म नहीं लिखा है ना, ρgh वाला टर्म नहीं लिखा, और उसके पीछे रीजन भी है। मैंने ρgh वाला टर्म जानबूझ के नहीं लिखा है। देख सकते हो ये वाला सेंटर जिस हाइट पे है सेम हाइट पर ये वाला सेंटर भी है। ये देखो हाइट कहां से देखते हैं, ग्राउंड से देखते हैं। ग्राउंड से देखते हैं ना हाइट, तो ग्राउंड से देख सकते हो जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी है। तो इस तरफ भी ρgh आता, उस तरफ भी ρgh आता, वो क्या हो जाता, कैंसल हो जाता। इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं। ऐसा हो गया। बस अब कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। यहां से आपसे P2 माइनस P1 पूछा गया था, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू आ जाएगी ρ/2 कॉमन 10 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ये आ जाएगा P2 माइनस P1। अब बस वैल्यू रख देते हैं। पानी था उसके अंदर, पानी की डेंसिटी क्या होती है 10 पावर 3, 10 स्क्वायर क्या बनेगा 100, 20 स्क्वायर क्या बनेगा 400। तो ये कितना हो गया 300, 300 का आधा 300/2 मतलब 150। तो आंसर आ गया -150 इंटू 10 पावर 3।
तो ये प्रेशर डिफरेंस आया, हाँ P2 माइनस P1 आया नेगेटिव में। तो ऐसे इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप बारी बारी से नोट कर लें। पहला ये रहा, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो लिख लिया होगा पहला, देन ये रहा दूसरा। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में। तो हेडिंग लिखेंगे आप एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है वो होता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। बर्नौलीज थ्योरम का जो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है वो होता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। टॉपिक समझ लो क्या होता है, तो ये इसका मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा आपको इफ्लक्स का। तो देखो कुछ ऐसा बोला जा रहा है, ये टंकी भर के पानी था, मान लेते हैं इसमें जो पानी है वो पानी या कोई भी लिक्विड जो कि ऐसा कैपिटल H हाइट तक फिल्ड है, ठीक है। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें ये बोला जाता है कि फिर कंटेनर में कहीं पर एक छोटा सा होल कर दिया, तो जब यहां पर होल किया जाएगा तो यहां से लिक्विड लीक करेगा ऐसा विद वेलोसिटी v। ये लिक्विड लीक करेगा तो आगे जाकर के प्रोजेक्टाइल करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो इसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल रेंज भी होगा। यहां से यहां तक की जो हाइट है उसको स्मॉल h बोलते हैं। अब अगर यहां से वाटर लीक कर रहा है तो पानी का जो फ्री सरफेस है वो भी नीचे आ रहा होगा, तो इसकी स्पीड भी मान ली हमने u, ऐसा कुछ। अब हमको बस इतनी बातें जाननी है कि ये स्पीड कितनी होगी, तो ये स्पीड कितनी होगी, तो ये रेंज कितनी होगी। सिर्फ इतनी बातें हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, बर्नौली तथा कंटिन्यूटी का यूज करते हुए। और जरूरी बात है, इस कंटेनर का जो बेस है उसका एरिया दिया हुआ है, बेस एरिया दिया हुआ है कैपिटल A, और यहां पर जो होल किया गया था ना उसका भी एरिया होता होगा, इसका एरिया दिया है स्मॉल a। इतनी बातें दी हुई हैं। अब देखो, अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। सॉल्व करने के लिए मैंने दो पॉइंट मान लिए, यहां मान लिया मैंने पॉइंट नंबर 1, और इस होल के जस्ट बाहर मान लिया मैंने पॉइंट नंबर 2। यहां मान लिया पॉइंट नंबर 1, वहां मान लिया पॉइंट नंबर 2। और 1 से 2 में पहले मैंने यूज किया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 यूज करने जा रहा हूं मैं 1 से 2 में, ठीक है। तो 1 से 2 में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करूंगा तो देखो ये लिखूंगा a1 v1 इक्वल टू a2 v2। देख लो ध्यान से, a1 मतलब यहां का एरिया, यहां का भाई वही एरिया होगा ना जो कि यहां पे है, सिलेंडर है ना ये। तो a1 कितना हो जाएगा, यही वाला एरिया। तो a1 v1 a2 v2 ये किया मैंने। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये पूरा पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखना, मैं बस आपको इक्वेशंस लिख के दिखा रहा हूं और कोई भी एक वैल्यू सॉल्व करके बताऊंगा, या तो v सॉल्व कर दूंगा या तो u सॉल्व कर दूंगा, है ना। मान लो अगर मैंने v बता दिया तो फिर इस इक्वेशन में रख के आप u निकाल सकते हो ना। अगर v आ गया तो u आ जाएगा यहां से, ऐसा होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ v बता दूंगा आपको। तो ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यूज करने जा रहा हूं बर्नौलीज थ्योरम 1 से 2 में, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम के लिए मैंने सब, बर्नौली थ्योरम क्या होता है अभी अभी पढ़ा है ना, दिमाग में रहना चाहिए। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, टोटल 3 टर्म्स आते हैं बर्नौलीज में, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो 1 से 2 में बर्नौली लगा रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 1 का जो प्रेशर होगा वो होगा P0। भाई एटमॉस्फेयर में है ना ये पॉइंट, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां का प्रेशर क्या होगा P0 प्लस पोटेंशियल लिखूंगा जो कि होगा रो जी कैपिटल H, ये देखो रो जी कैपिटल H, प्लस काइनेटिक लिखूंगा जो कि होगा हाफ रो U स्क्वायर।
ये देखो पॉइंट नंबर 1 में बर्नौली के मैंने तीनों पॉइंट्स लिख दिए, यहाँ के प्रेशर भी लिख दिया, पोटेंशियल भी लिख दी, काइनेटिक भी लिख दी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 2 भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, कंटेनर के बाहर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो पॉइंट नंबर 2 का प्रेशर भी क्या होगा, P0 होगा, प्लस यहां की पोटेंशियल लिखोगे तो इतनी हाइट यूज करोगे, इतनी, तो आएगा रो जी H माइनस एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर। यहां पर देखो P0 से P0 कटेगा, रो जी एच से रो जी एच कटेगा, और ये सिंप्लीफाई होके बहुत ही अच्छी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि होती है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बचा, कुछ नहीं भाई, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सॉल्व कर दिया और दोनों से V निकाल दिया। तो लिखा मैंने फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि जो V है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2GH बाय 1 माइनस A बाय A का स्क्वायर। ये हो जाता है, काफी नीचे लिख दिया क्या, ऊपर कर दूंगा अभी। तो ये V आ जाता है। अब देखो आपको ना सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपको इस V की वैल्यू पता होनी चाहिए बस। जैसे कि मैंने सिर्फ V याद रखा है, अगर आपको सिर्फ V पता है ना तो कंटिन्यूटी लगा के आप U भी निकाल सकते हो, देख सकते हो ना, V आगे अगर तो U आ जाएगा। और अगर आपको V पता है ना तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी यूज करके रेंज भी निकाल सकते हो। तो चलो रेंज की भी बात कर ही लेते हैं। ये जो रेंज होता था ये हुआ करता था हॉरिजॉन्टल स्पीड V मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता था। तो V तो ऑलरेडी आ चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था √2h/g। यहां से यहां तक का जो टाइम होता था √2h/g। h में h नहीं होता था, h में हाइट होता था। तो देख लो पानी यहां से यहां आके गिरेगा तो कितनी हाइट आई, ये h वो h, तो ये कितना होगा h माइनस एच। तो टाइम हो जाएगा √2h माइनस h/g। तो रेंज भी आ जाती है ऐसे। तो ये था बर्नौली का फर्स्ट एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन ये था। तो वीडियो पॉज करें, ये पूरा नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बर्नौलीज का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है उसकी बात करते हैं। तो जिसका जो एप्लीकेशन नंबर 2 होता है उसको बोला जाता है वेंचुरी मीटर। इसको बोला जाता है वेंचुरी मीटर। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वेंचुरी मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमको रेट ऑफ फ्लो बताता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ फ्लो बताने का ये मतलब हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट हमको ये बताता है कि 1 सेकेंड में कितना लिक्विड पाइप से फ्लो कर जाएगा, मतलब 1 सेकेंड में कितना लीटर लिक्विड फ्लो कर जाएगा या कितना केजी लिक्विड फ्लो कर जाएगा, सब कुछ ये बता सकता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, मशीनरी है ये एक। और ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, बर्नौलीज थ्योरम पे ही काम करती है। तो सबसे पहले इसमें यही लिखेंगे, लिखें, हेडिंग तो आपने लिखी ली होगी, इसमें लिखें इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट, इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट। ये वॉल्यूम फ्लो रेट बताता है। उसके बाद जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है उसका भी कुछ फॉर्मूला होता होगा। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला मतलब d/dt ऑफ वॉल्यूम, बेसिक तो यही होना चाहिए है ना। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, मतलब d/dt ऑफ वॉल्यूम। तो बेसिक यही होता है और ये सिंप्लीफाई होकर के a इंटू वी के इक्वल आ जाता है। यहां पर a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये इसी के इक्वल आ जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं
कि A इंटू वी आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पे निकालें वो तो कांस्टेंट ही आता है ना। या तो आप A1V1 निकालो, या तो आप A2V2 निकालो, या तो आप A3V3 निकालो, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपन या तो AV लिख सकते हैं, या फिर A1V1 बोल दो, या फिर A2V2 बोल दो, ऐसा होता है। और ये चीज जो होती है ये बर्नौली का इस्तेमाल करते हुए ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के इसके इक्वल आती है A1 A2 अपॉन स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर टाइम्स रूट 2GH। अब यहां पर A1 क्या है, A2 क्या है, H क्या है, सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। देखो ये होता है वेंचुरी मीटर, पूरा नहीं बना है अभी, बन रहा है धीरे धीरे, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये होता है वेंचुरी मीटर। इस जगह की जो वेलोसिटी है ना वो v1 है, यहां का एरिया A1 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी v2 है, यहां का जो एरिया है वो A2 है। पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर अच्छा खासा प्रेशर होता होगा, उस प्रेशर की वजह से कुछ लिक्विड यहां चढ़ जाएगा, कुछ लिक्विड यहां तक चढ़ जाएगा एंड कुछ लिक्विड यहां तक चढ़ जाएगा। ये जो दोनों लिक्विड चढ़े हुए हैं इनकी हाइट में जो डिफरेंस होता है ना वो h है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है। A1 A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A1 A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो h है वो ये वाली हाइट है। तो बड़ा ही सिंपल सादा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ये। जैसे मान लो आप मार्केट से अगर ट्यूबलाइट खरीद के लाते हो, तो ट्यूबलाइट कितने वॉट की है, कितना करंट उसको चाहिए, कितना वोल्टेज उसको चाहिए, सब कुछ उस बॉक्स में लिखा होता है ना। जिस बॉक्स में आप ट्यूबलाइट लाते हो, है ना, जो कंपनी का बॉक्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग बॉक्स, सॉरी बॉक्स बाय मैन्युफैक्चरर, हाँ, वो जो होता है उसमें ट्यूबलाइट के सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं ना। बल्ब खरीद के लाओ, एसी खरीद के लाओ, फ्रिज खरीद के लाओ, कुछ भी आप खरीद के लाओ, सारा स्पेसिफिकेशन उसमें लिखा होता है उसके बॉक्स में। ठीक वैसे ही कि जब हम वेंचुरी मीटर खरीद के लाते हैं ना, तो ये जो A1 A2 वाले जो स्पेक्स है ना, A1 और A2 की जो स्पेसिफिकेशन है, इनकी जो वैल्यूज हैं, ये ऑलरेडी इसके बॉक्स में लिखे होते हैं। तो A1 A2 कैलकुलेट करने नहीं पड़ते साइंटिस्ट लोगों को, वो उनको पहले से पता होता है। हाइट बस मेजर कर लेते हैं। वो कैसे मेजर करते होंगे, स्केल नाम की कोई चीज होती है ना, उससे मेजर हो जाता है। यहां पर ऐसा स्केल बना होगा, ऐसा यहां स्केल बना होता है, यहां भी स्केल बना होता है। तो इस स्केल की हेल्प से ये लोग ये हाइट मेजर कर लेते हैं, और कुछ नहीं, फिर फॉर्मूले में उठा के वैल्यू रख देते हैं, तो इनको पता चल जाता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता होगा। तो ये तो बस मैंने ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया, आपसे थोड़ी ना कोई कहेगा कि भाई इंस्ट्रूमेंट लेकर के आओ, फिर ये हाइट मेजर करके बताओ, A1 A2 डब्बे में से देख के बताओ, इतना कुछ नहीं होगा। अपनी अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन आएगा जिसमें A1 A2 पहले से दिया होगा, हाइट भी पहले से दी होगी, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, आंसर फटाक से आ जाता है। इतना आसान टॉपिक होता है। इस वजह से वेंचुरी मीटर में मैंने ज्यादा भाव नहीं दिया, है ना। जैसे स्पीड ऑफ इफ्लक्स में पूरा डेराइव किया था ना, मिटा दिया वो मैंने। जैसे स्पीड ऑफ इफ्लक्स में पूरा डेराइव किया था, इसमें पूरा डेराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो भी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे ही आता है। तो वीडियो पॉज कर लें, ये नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।